आज हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में। क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा के बारे में बताती हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन का पता बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। तो परिभाषा क्या बनेगी? वे संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा के बारे में बताती हैं उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। पहली क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या। इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं और ये बताती है इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है। क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है। जैसे मान लो ये परमाणु है, अब यदि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है तो इसके लिए n का मान क्या होगा? 1। इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है तो इसके लिए n का मान होगा 2। तो ये बताता है इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है। तो पहली संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, ये बताती है इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है। दूसरी क्वांटम संख्या है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या जो है इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं और ये बताती है इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है। किसके बारे में बताता है? इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है। और उपकोष 4 होते हैं, S, P, D और F। S के लिए L का मान होता है 0, P के लिए होता है 1, D के लिए होता है 2 और F के लिए होता है 3। इतनी बात समझ में आई? तीसरी क्वांटम संख्या जो है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और इस क्वांटम संख्या को हम m से प्रदर्शित करते हैं और ये बताती है इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है, अर्थात किस उपकोष के किस कक्षक में है। क्लियर? और जो चौथी क्वांटम संख्या है वो है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्वांटम संख्या हम S से प्रदर्शित करते हैं और ये बताती है इलेक्ट्रॉन का चक्रण। इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ नाभिक का चक्कर नहीं लगाता है, वो अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो यदि वह अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज, या हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिणावर्ती, तो इसके लिए मान होता है +1/2, धन 1/2। और यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अर्थात वामावर्ती घूम रहा है तो इसके लिए मान होता है ऋण 1/2। बात समझ में आई? तो ये है चारों क्वांटम संख्याएं। अब जरा इनमें संबंध भी देख लो। n जो है यदि इसका मान 1 है, n का मान यदि 1 है तो l का मान क्या होता है? 0 to n-1। क्या होता है? 0 से n-1 तक। तो सीधी बात है, n का मान यदि 1 है तो l का मान क्या होगा? 0 ही होगा, 0 होगा। अब बताएं m का मान क्या होगा? m का मान होता है -l से लेके +l तक, -l से +l तक होगा। तो m का मान भी क्या होगा? 0 ही होगा। और s का मान ध्यान रखना क्या होता है? m के प्रत्येक मान के लिए s के 2 मान होते हैं, +½ और -½ ठीक है। इसके लिए एक मान इसका है, इसके लिए इसका एक मान है और इसके लिए इसके 2 मान है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं दूसरी कक्षा में। यदि n का मान 2 है तो l का मान क्या होगा?
यदि हाँ 0 से n-1 मतलब 0 और 1 दो मान होंगे। 0 से कहां तक जाना है हमें? n-1 तक जाना है। n-1 मतलब 1 तक जाएंगे क्योंकि n का मान तो 2 है, तो 0 और 1 दो मान होंगे। दो मान होने का क्या मतलब है? दूसरी कक्षा में दो कोष होंगे, S और P। बात समझना, इसको और इसको मिलाना है। यदि n का मान 2 है तो L का मान क्या होगा? 0 और 1, अर्थात दूसरी कक्षा में S उपकोष भी होगा और P उपकोष भी होगा, और पहली कक्षा में सिर्फ S उपकोष होगा। आया समझ में? चलो अब बताते हैं, यदि L का मान 0 है तो M का मान क्या होगा? M का मान भी 0 होगा, और M का मान 0 है तो S का मान, S के दो मान होंगे, +½ और -½ अब दूसरे मान की चर्चा करें। यदि L का मान 1 है तो M के कितने मान होंगे? -L से +L तक, मतलब L का मान 1 है तो ऋण 1, 0 और धन 1, 3 मान होंगे। समझना इसको गौर से। और M के हर मान के लिए S के दो मान होंगे, तो इसके लिए भी दो मान होंगे, इसके लिए भी दो मान होंगे, और इसके भी लिए दो मान होंगे। और वो दो मान कौन से हैं? +½ और -½ तो ये होगी कक्षा नंबर 2 की बात। अब कक्षा नंबर 3 की बात करें। तीसरी कक्षा में n का मान 3 होगा। अब n का मान यदि 3 होगा तो L का मान क्या होगा? 0, 0, 1 और 2, 3 मान होंगे। 0, 1 और 2, अर्थात तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होंगे, S, P और D। अब देखो तीनों के लिए हम n के मान निकालें। इसके लिए तो m का एक ही मान होगा 0, और इसके लिए s के दो मान होंगे। इसके लिए m के 3 मान होंगे, -1, 0 और +1, और हर मान के लिए s के दो मान होंगे। और तीसरी कक्षा और मतलब l का मान जब 2 है तो इसके लिए m के कितने मान होंगे? 5 मान, -2, -1, 0, +1 और +2, और हर मान के लिए S के दो मान होंगे। क्लियर? तो ये हो गया हमारे क्वांटम संख्याओं के बारे में। यहां से कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जानकारी भी मिलती है। जैसे पहली कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं पहली कक्षा में। दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? कितने? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां से एक नियम और बनता है, इसे हम कहते हैं 2n² का नियम। पढ़ा है ये नियम? 2n² का नियम क्या कहता है कि किसी भी कक्षा में 2n² से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। जैसे कि पहली कक्षा के लिए n बराबर 1 है तो इसका मान कितना होगा? 2 गुणित 1 का वर्ग, मतलब 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2 होगा तो 2 गुणित 2 का वर्ग, मतलब 8। तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरी कक्षा में n का मान 3 होगा तो 3 3 9 दूनी 18। तो अगली कक्षा में मतलब तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां से ये नियम भी सिद्ध हो जाता है 2n² का, हो जाता है। तो ये पूरी चीज समझ में आ गई? चलो इसको नोट कर लो जल्दी से।